हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 35 एमसीक्यूज आपके आने वाले जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। और ये जो 35 एमसीक्यूज है आपके जनरल नॉलेज इंडिया का जो सेक्शन है और जनरल नॉलेज जेएंडके का जो सेक्शन है वहां से मैंने लिए हुए हैं। 25 एमसीक्यूज हम जनरल नॉलेज इंडिया से डिस्कस करेंगे और 10 एमसीक्यूज हम जनरल नॉलेज जेएंडके से डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यूज है हमने जो हमारी टीम मंजिल भारत की है, जो हमने मॉक टेस्ट 1 डिजाइन किया था, ये जो एमसीक्यूज है मैंने उसी टेस्ट से लिए हुए हैं। और यहाँ पे हम इन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और आपका अच्छा खासा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, चीजें रिवाइज हो जाएंगी और बहुत हेल्प करेगा ये जो आपके कांस्टेबल का एग्जाम है जो जल्दी ही आप देने वाले हो। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और यहाँ पे एक चीज जो आप सबके लिए है कि आप साथ में आंसर करोगे और एट द एंड ऑफ सेशन आप मुझे बताओगे कि आपने कितने करेक्ट मार्क किए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपके हिस्ट्री से है, जो आपका इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है। क्वेश्चन है, वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादाबाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश डैश एट डैश डैश। अब देखो, कांग्रेस सेशंस पे क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो सेशंस जो कांग्रेस के हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और देखो, सेशंस तो बड़े सारे हैं लेकिन कुछ सेशंस इंपॉर्टेंट है, और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाता है कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दादाबाई नौरोजी जो वन ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स है, तो उन्होंने स्वराज वर्ड यूज किया था कांग्रेस के एक सेशन में, तो किस सेशन में किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी, आंसर करो। अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, टाइम बचाते हैं, तो आप बता दो ए है, बी है, सी है कि डी है आंसर। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1906 कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन जो हुआ था 1906 का, उसमें दादाबाई नौरोजी ने स्वराज वर्ड यूज किया था। देखो, इंपॉर्टेंट सेशंस देख लेना, उनके डेट्स पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे आपका सूरत का सेशन आ जाता है 1907, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपका सूरत सुप्लिट हुआ था। सूरत सुप्लिट, जिसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस डिवाइड हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, है ना। मॉडरेट्स मतलब जो बातचीत से मसले हल करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट्स जो बोलते थे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कहने का मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है आपको पता होने चाहिए। तो हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये भी आपका हिस्ट्री से है। व्हेन एंड वायर द फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच वाज डिलीवर्ड। एक फेमस स्पीच है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जब आजादी पास थी तो ये स्पीच आई थी एक बहुत ही जबरदस्त बंदे से। तो आपसे पूछ रहा है ये जो स्पीच हुई है किस डेट को हुई है और कहां पे हुई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। और यहाँ पे एक चीज मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है, ये स्पीच डिलीवर किसने की थी? डेट तो बताओगे ही, उसके साथ साथ ये भी बता दो डिलीवर किसने की थी ये स्पीच। आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है अगस्त 14 1947 दिल्ली। 14 अगस्त 1947 दिल्ली में ये स्पीच डिलीवर की गई थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और आई होप आपने बता दिया कि ये किसने डिलीवर की थी। और मैं बता देता हूं अभी के लिए, ये हमारे जो तब के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्पीच डिलीवर की थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मतलब डील विद डेस्टिनी। क्योंकि मिडनाइट पे आपका जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, आजाद होने वाला था। तो ये स्पीच दी गई थी, अब आप शिफ्ट कर रहे हो कॉलोनियल रूल से
आपको फ्रीडम मिल रहा है, तो ये स्पीच एक हिस्टोरिक स्पीच है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आपकी पॉलिटी से है। व्हेन वाज द ट्राई कलर एडॉप्टेड एज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको पता होने चाहिए, पॉलिटी से क्वेश्चन है। अब पॉलिटी में बड़े सारे इंपॉर्टेंट डेट्स आपके आ जाते हैं, जैसे आपका नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया, पहला प्रेसिडेंट कब बना, तो इसी तरीके से आपका नेशनल एंथम कब आया, नेशनल सॉन्ग कब आया, तो ये डेट्स आपको पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करो ए बी सी या डी। कब आया आपका ट्राई कलर, या कब अडॉप्ट किया गया ट्राई कलर को, नेशनल फ्लैग को, आंसर करो। आई होप कि सारे करेक्ट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जुलाई 22 1947। 22 जुलाई 1947 आपका जो ट्राई कलर है, आपका जो नेशनल फ्लैग है, उसको अडॉप्ट किया गया। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जो जनवरी 26 1950 का डेट है, यहाँ पे आपके पहले प्रेसिडेंट बने थे, और कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है आपने देखनी है पॉलिटी के परस्पेक्टिव से। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका ज्योग्राफी से है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, which among the following plateaus in India lie between the Aravalli and the Vindhya range? या विंध्या रीजन लिखा है यहाँ पे। आसान सा क्वेश्चन है, आपकी फिजियोग्राफी से है, आपसे पूछ रहा है अरावली और विंध्या रीजन के बीच में क्या आता है। अब देखो अरावली माउंटेन्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना, और विंध्या माउंटेन्स के बारे में भी सुना होगा। ये रेंज है ना, माउंटेन रेंज है, तो इनके बीच में क्या आता है, कौन सा प्लेटू आता है? ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी या डी, आंसर करो। मालवा है, मरवर है, छोटा नागपुर है, या दक्कन है, आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है मालवा प्लेटू। आपके अरावलीज और विंध्या के बीच में कौन सा प्लेटू आता है? मालवा प्लेटू, ये तो याद रख लो। देखो फिजियोग्राफी के परस्पेक्टिव से आपको बड़ी सारी चीजें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद डैश डैश कंट्रीज। आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इंडिया जो है कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। और मैं आपको यहाँ पे तब तक थोड़ा सा रफली मैप बना देता हूं, ताकि हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे वे में समझ सके। तो मैंने इंडिया का एक रफली मैप ड्रॉ किया है, तो आंसर करो, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 7। 7 कंट्री से आपका इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर मैं बताऊं वो कौन सी 7 कंट्रीज है, तो यहाँ पे अगर आपने मैप देखा है और अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो आई होप कि आपने मैप देखा है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान आ जाता है, और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान। अब ये नहीं सोचना कि सर ने मैप ऐसे वैसे बना दिया, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अफगानिस्तान से छोटा सा रीजन ही है, जिसमें समझा रहा हूँ यहाँ पे। और ये आपका चाइना आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 2 और कंट्रीज है आपकी, नेपाल और भूटान। तो यहाँ से एक और कंट्री आ जाती है म्यांमार, और एक कंट्री आपकी यहाँ पे आ जाती है बांग्लादेश। तो अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आपकी 7 कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया आपका लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एवरीडे साइंस से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। आपके ऑप्शंस में आपने बताना है किसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। मुझे बताओ, हाइड्रोजन, बायोगैस, एलपीजी या सीएनजी।
एलपीजी आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये भी आपका एवरीडे साइंस से ही क्वेश्चन है। When a few drops of iodine solution is added to rice water, the solution turns blue-black in color. This indicates that rice water contains, देखो ये आपका टेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये आयोडीन टेस्ट है। क्या है? आयोडीन टेस्ट। बोल रहा है जब आप आयोडीन ऐड करोगे किसको? राइस वाटर को, तो वहां पे क्या होता है? ब्लू या ब्लैक कलर आता है। ब्लू या ब्लैक कलर आता है। अब ये पूछ रहा है ये क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है ये कलर, किसकी वजह से आ रहा है? यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। ए, बी, सी या डी। फैट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, स्टार्च या सिंपल प्रोटीन। आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टार्च। देखो आयोडीन जब आप राइस वाटर में डालते हो ना, तो वहां पे ब्लू या ब्लैक कलर आता है। ये स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से आता है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप जो खाना खाते हो, आपके चावल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, आपकी रोटियां कार्बोहाइड्रेट होती है। यही कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट में ही आपका क्या आ जाता है? स्टार्च। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं, जहां पे हमें ब्लू या ब्लैक कलर मिलता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो चीज है कार्बोहाइड्रेट ही है। और पर्टिकुलरली हमें क्या पता चलता है? इसमें क्या है? स्टार्च। स्टार्च क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूएन से है, यूनाइटेड नेशंस आपके सिलेबस में है। Which of the following is not a chief organ of UNO? UNO का चीफ ऑर्गन कौन नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जनरल असेंबली। आंसर करो। कौन सा चीफ ऑर्गन नहीं है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये चीफ ऑर्गन नहीं है यूएन का, ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे, जो पर्टिकुलरली पूरी दुनिया में लेबर के मसले देखती है। तो अगर मैं चीफ ऑर्गन्स की बात करूं यूएन के, तो 6 ऑर्गन्स है चीफ ऑर्गन्स। और कौन कौन से हैं अगर मैं यहाँ पे जल्दी से लिखूं? एक तो आपकी हो गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आगे आपका ट्रस्टीशिप। 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद आता है आपका आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। ये 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये 6 है आपके चीफ ऑर्गन्स यूएन के, और ये आपको पता होना चाहिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस या इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया का जो आपका पार्ट है उससे है। तो यहां पे पूछ रहा है, वायर इज भीमबेटका केव्स लोकेटेड? भीमबेटका केव्स कहां पे है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर करो। भीमबेटका केव कहां पे है? भीमबेटका केव, भीमबेटका केव्स है ना, बड़ी सारी केव्स है। आंसर करो। आगरा में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है या वेस्ट बंगाल में? सारे आंसर करो। और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। आपके भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है। और ये जो केव्स है आपकी पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, उस टाइम के केव्स है भीमबेटका केव्स। और ये आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी आता है। तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में जो जो जगह है आपको पता होनी चाहिए। कितनी है ये भी पता होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखो अभी प्रेजेंट में इंडिया की कितनी साइट्स है जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आते हैं। और अभी जो रीसेंट डेजिग्नेटेड लास्ट 4 साइट्स है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो।
तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, आपके टूरिस्ट प्लेसेस का ही है। नोन एज द गोल्डन टेम्पल ड्यू टू इट्स गिल्डेड डोम, which pilgrimage site is the holiest shrine for Sikhs? आसान सा क्वेश्चन है। गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, गिल्डेड डोम है, एक होलिएस्ट साइट है सिक्स के लिए, तो इसको क्या बोला जाता है? आंसर करो। ऑप्शन आपके सामने है, हरमिंदर साहिब, सोमनाथ टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल या रामेश्वरम। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है हरमिंदर साहिब, और आई होप कि सबको पता है गोल्डन टेम्पल को ही हरमिंदर साहिब भी बोला जाता है। और याद रखना, गोल्डन टेम्पल जो है ये बिल्ड कराया था गुरु रामदास जी, किनके साथ? जो फिफ्थ गुरु थे सिक्स के, गुरु अर्जन के साथ। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्रॉप से है। तो यहां पे ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन? कौन से क्रॉप्स है जिनको आप ग्रो करते हो विंटर में और हार्वेस्ट करते हो स्प्रिंग में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके विंटर क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो, ए बी सी या डी। और ये सबको पता होना चाहिए। और मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है राबी क्रॉप्स। आपके राबी क्रॉप्स आपके विंटर क्रॉप्स होते हैं। और इसके लिए याद रखना, मैंने ऑलरेडी आपको पीछे लेक्चर्स में ये चीज पढ़ाई हुई है, कैसे याद रखने डिफरेंट क्रॉप्स को। तो राबी क्रॉप्स आप ऐसे याद रख सकते हो कि आर मतलब राबी, ओ मतलब अक्टूबर, एम मतलब मार्च। मतलब जो राबी क्रॉप है ये सो किए जाते हैं अक्टूबर में और हार्वेस्ट किए जाते हैं मार्च में। तो याद रख लेना इन चीजों को। राबी क्रॉप्स के बाद आपके जैद क्रॉप्स का टाइम आ जाता है। जैद क्रॉप्स का 2-3 महीने टाइम रहता है। और उसके बाद आपके खरीफ क्रॉप्स आ जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स को आप समर क्रॉप्स भी बोलते हो। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पॉलिटी से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which country's constitution inspired the Indian constitution in terms of the concept of directive principles of state policy? कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से? और आपको पता है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग चीजें हमने अलग अलग कंट्रीज से ली हुई है। तो पूछ रहा है डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने कहां से ली हुई है? आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिए हुए हैं? डीपीएसपीज। और याद रखना, ये एक टेबल आता है जहां पे आपको पूरा लिखा होता है किस कंट्री से हमने क्या क्या चीजें ली हुई है, और आपको ये टेबल पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको नजर मार लेना। जैसे मैं यहाँ पे अगर बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं, तो इसी तरीके से ना अलग अलग कंट्रीज से हमने चीजें ली हुई है। जैसे यूनाइटेड किंगडम से आपका सिटीजनशिप आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख लोगे। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका पॉलिटी से है, फिर से डीपीएसपीज के रिलेटेड क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? सीधा पूछ रहा है डीपीएसपीज किस पार्ट में आता है? आंसर करो। सारे के सारे आंसर करेंगे। आपका डीपीएसपीज किस पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के? 3, 4, 5 या 6? और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 4। आपके पार्ट 4 में आपके डीपीएसपीज आ जाते हैं। और अगर मैं बताऊं, जैसे मैं ऐसे यूसीएफडी करके मैं अगर बताऊं आपको, पहला पार्ट आपका यूनियन होता है, दूसरा पार्ट आपका सिटीजनशिप होता है, तीसरा पार्ट आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, और चौथा पार्ट आपका डीपीएसपीज होता है। और इसके आगे भी बड़े सारे पार्ट है, आपको पता होने चाहिए, इनको नजर दे देना। इन पे क्वेश्चन बन सकता है, जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछता है इन पे। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपके बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन है। अब देखो जो बुक्स एंड ऑथर्स है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से भी बन सकता है, पुराने बुक से बन सकता है, या जो करंट में बुक्स है उनसे बन सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, हु हैज रिटन द बुक एंटाइटल्ड हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसने लिखी है? और ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो ए बी सी या डी। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जी। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज, या इंडियन होम रूल हम बोलते हैं, तो 1909 में लिखी थी ये बुक। तो ये जो इंपॉर्टेंट बुक्स है आप सबको पता होनी चाहिए। जैसे एक और बुक है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, आप बताओ कमेंट सेक्शन में किसने लिखी है। तो इसी तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट बुक है आपको पता होनी चाहिए, और करंट में भी आप बुक्स को देखोगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कैपिटल एंड करेंसीज से क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान करेंसी? ईरान की करेंसी क्या है? ईरान की करेंसी पूछ रहा है, आंसर करो। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ना, ये जो करेंसीज या कैपिटल्स का क्वेश्चन आता है, ये उन्हीं से आता है जो कंट्रीज आपके न्यूज में है, जो कंट्रीज आपके न्यूज में है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको पता चल रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन चल रही है ना, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कैपिटल और करेंसी का। यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है ना, तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, इनके बीच में तो अक्सर प्रॉब्लम चलती रहती है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो जो कंट्री न्यूज में है ना, तो नजर मार लेना, वहां से आपका कैपिटल करेंसी बन सकता है ना। अरबियन पेनिनसुला में जो जो कंट्रीज आती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये देख लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका रिवर्स है। देखो हर एक टॉपिक कवर किया है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मिले, आपको ये समझ में आ जाए कि आपका पेपर कैसे आएगा, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, वो सब कुछ मैं बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ। देखो मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फोकस्ड रह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम आपका एग्जाम जल्दी है। तो जितना जल्दी हम सेशंस को कंप्लीट करें और जितना ज्यादा एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करो, उतना बेटर है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश डैश एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। बोलता है कि रिवर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं। आपके रिवर्स में क्वेश्चन, आपके रिवर्स के नाम पे या ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन बनता है, तो ये आप देख लोगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है, अगर मैप बनाऊं, है ना, तो यहाँ आपका चाइना, फिर तिब्बत, नीचे चाइना में ही आता। तो यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र आता है ना, और आता है कहाँ से? ये ब्रह्मपुत्र आ रहा है यहाँ से ना, ब्रह्मपुत्र। और कहाँ से आता है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो बोलता है अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने है, दिबांग, देहांग, सुबानसिरी या दनसिरी। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। देखो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया ऑप्शन बी। अब देखो कुछ और चीजें बता देता हूं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो, है ना। चाइना में क्या बोलते हैं? यारलुंग सांगपो जियांजिन। ठीक है, ये चाइना में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगपो जियांजिन। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? कामेंग है, संकोश है, तीस्ता है, आपके दिबांग है, बुरही दिबांग है। तो ये चीजें आप देखोगे, राइट में कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट में कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। आपका सार्क से क्वेश्चन है। सार्क और आसियान आपके सिलेबस में है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। यहाँ पे बोल रहा है सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया में जो कंट्रीज है उनकी कॉर्पोरेशन है। बताओ कब एस्टेब्लिश हुआ सार्क? आंसर करो। मैं आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है 1985। डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है, इसमें कुछ
खतरा है नहीं, और ऑलरेडी पीछे सार्क में बड़ी सारी टेंशन चल रही थी जब से उरी अटैक हुआ और बाकी सारी चीजें हुई, लेकिन चलो अब चीजें स्टेबल हो रही है सार्क के पर्सपेक्टिव से भी। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सार्क से ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द सार्क ईयर 2024? 2024 की क्या थीम थी सार्क ईयर 2024? और थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं ना उनकी थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, थीम्स देख लेना, और करंट में भी थीम्स को देख लेना। ऑप्शन ए है, बी है, सी या डी आंसर है? आंसर करो। और मैं आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का, मैं ज्यादा डिस्कस करने वाला है नहीं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन साउथ एशिया, प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंजेस, ये आपकी थीम है 2024 के सार्क ईयर की, तो याद रख लेना इस चीज को। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। इंपॉर्टेंट है, आपके लेक्स से क्वेश्चन है। देखो रिवर्स एंड लेक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो बताओ यहां पे, विच लेक वाज फॉर्म्ड बाय अ मीटियोराइट इंपैक्ट? कौन सा लेक बना है मीटियोराइट इंपैक्ट से? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा लेक है क्रेटर लेक। आंसर करो, ए बी सी या डी? तो मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है लुनार लेक। लुनार क्रेटर लेक आपका मीटियोराइट इंपैक्ट से बना है। और कहां पे है ये आपका महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में, बुदाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रख लेना। चिल्का लेक आपका उड़ीसा में है, ये भी याद रख लो। तो लेक्स आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ो, लेक्स को नजर मार लो, इन पे क्वेश्चन बनेगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये भी आपका क्रॉप से क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन? सबसे ज्यादा सोयाबीन कहां पे निकलता है? ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। आंसर करो। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर करो। तो मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सोयाबीन आपका मध्य प्रदेश में निकलता है। और आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में कौन सी चीज ज्यादा निकलती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, राइस सबसे ज्यादा कहां निकलता है? क्या सबसे ज्यादा राइस तेलंगाना में निकलता है या वेस्ट बंगाल में निकलता है? कमेंट सेक्शन में लिखो। और ये भी मुझे बताओ, वीट कहां निकलता है सबसे ज्यादा? ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आपका करंट से क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। किस मिनिस्ट्री में आता है प्रधानमंत्री या पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? ए बी सी या डी? आंसर करो। Ministry of Finance, Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Labor and Employment. आंसर करो। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है एमएसएमई। आपकी एमएसएमई मिनिस्ट्री में आ जाता है आपका प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और देखो ये जो भी मिनिस्ट्रीज है ना, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इनके जो मिनिस्टर है प्रेजेंट में, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीजें देख लोगे आप, जैसे डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। आपके करंट से ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स लॉन्च्ड बाय यूएन जनरल असेंबली? यूएन जनरल असेंबली आपके यूएनओ का एक ऑर्गन है, इन्होंने लॉन्च किया मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी या डी? आंसर करो। ऑप्शन ए आपका, टू इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो, जो भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है ना, जो आइलैंड स्टेट्स है। दूसरा बोल रहा है, टू असिस्ट स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स इन सिक्योरिंग लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, मतलब फाइनेंसिंग हो लेकिन लो इंटरेस्ट पे हो। और तीसरा ऑप्शन है आपका, कल्चरल एक्सचेंज हो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का। और ऑप्शन डी है, प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। अब आंसर करो, ये जो इंडेक्स लॉन्च किया है किस लिए लॉन्च किया है, पर्पस क्या है?
और मैं आंसर बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ये जो मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है ये इसलिए लाया गया कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सिक्योर कर सके लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से और आपको पता भी होना चाहिए। विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद पेवेल द्रो। अब देखो पेवेल द्रो बहुत न्यूज में थे रिसेंटली, तो आपको पता होना चाहिए ये किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो ए बी सी या डी। क्या ये सिग्नल से है, टेलीग्राम से है, वाइबर से है या वू चैट से। पेवेल द्रो बहुत न्यूज में थे। पेवेल द्रो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है टेलीग्राम। आपके टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से है पेवेल द्रो, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपके करंट का क्वेश्चन है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच इंडियन स्टेट इज होम टू द काकरापर न्यूक्लियर प्लांट। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो पावर प्लांट्स है ना न्यूज में रहते हैं अक्सर, जो भी इंडिया में पावर प्लांट्स, तो आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है, आंसर करो ए बी सी या डी। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। आपका जो काकरा पर है ना ये कहां पे है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात स्टेट में है, याद रख लेना। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके जीके इंडिया का लास्ट क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन है। विच टू गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसएलसीआर इन वाराणसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी दो कंट्रीज है जिन्होंने पार्टनरशिप की है ताकि वाराणसी में वो एस्टैब्लिश कर सके एसएलसीआर। एसएलसीआर होता है स्मॉल लेबोरेटरी, स्मॉल लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स। तो कौन सी दो कंट्रीज ने पार्टनरशिप की है ताकि वाराणसी में जो स्मॉल लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स है उनको एस्टैब्लिश किया जाए। आंसर करो ए बी सी या डी। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया एंड डेनमार्क। इंडिया एंड डेनमार्क ने आपस में पार्टनरशिप की है एसएलसीआर एस्टैब्लिश करने के लिए वाराणसी में। क्यों? क्योंकि आपके वाराणसी में वरुणा रिवर है, उसी को रिजेन्युएट करने के लिए। वरुणा रिवर आगे आपका गंगा से मिलता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जनरल नॉलेज जेएंडके से। तो पहला क्वेश्चन है आपका जेएंडके से, और इस सेशन का 26 क्वेश्चन है। पांपोर वुडर इज वर्ल्ड फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पांपोर वुडर में क्या कल्टीवेट होता है, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो ए बी सी या डी। और मैं आंसर बता ही देता हूं, ज्यादा क्या डिस्कस करना। सैफरॉन। पांपोर में क्या मिलता है आपका, सैफरॉन। सैफरॉन को आप केसर भी बोलते हो, जाफरान भी बोलते हो, आपको पता होना चाहिए। सैफरॉन को आप हार्वेस्ट कब करते हो, हरुद में करते हो, ऑटम में करते हो, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच वन इज नॉट करेक्ट। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा गलत है। और ये आपके सीजन्स पे है, जो आपके कश्मीरी सीजन्स है, मौसम। आंसर करो कौन सा गलत है। पहला है आइस कोल्ड शिशुर, ये तो ठीक है। आइस कोल्ड जो सबसे ज्यादा सर्दी होती है तो शिशुर बोलते हैं हम कश्मीरी में। और आटम, आटम हर्द होता है, ये भी ठीक है। पहले दो तो ठीक है। विंटर वंद, ये भी ठीक है। विंटर को वंद बोला जाता है, वंद बोला जाता है विंटर को। और सुप्रिंग ग्रीष्म, ये गलत है। सुप्रिंग होता है सोंत, क्या होता है, सोंत। और ग्रीष्म होता है आपका समर। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो ये चीजें आप याद रखोगे, सीजन्स आप देख लोगे। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड इन 1905। 1905 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक या पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया, वो कौन सा था। ऑप्शंस आपके सामने हैं ए बी सी या डी। आंसर करो। और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है मोहरा।
मोहरा आपका बनाया गया था 1905 में प्रताप सिंह के टाइम में। प्रताप सिंह आपके महाराजा थे तब, तो उन्होंने मोहरा पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कराया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के पर्सपेक्टिव से कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो सबसे पहला है इंडस वाटर ट्रीटी के बाद। इंडस वाटर ट्रीटी आपकी 1960 में हुई थी, वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, अगर ज्यादा बोलो तो 19 सितंबर 1960 वाटर शेयरिंग ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कौन सा पावर प्रोजेक्ट है जो पहला है इंडस वाटर ट्रीटी के बाद? आंसर करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो मैं आंसर बता देता हूं आपका, सलाल। ठीक है, सलाल पावर प्रोजेक्ट आपका रियासी में है। तो पावर प्रोजेक्ट्स, वो पावर प्रोजेक्ट्स कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, उनकी कैपेसिटीज क्या है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। और मैंने पावर प्रोजेक्ट्स पे लेक्चर बनाया है, उसको देखो, बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा, यूट्यूब पे है आपका लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपके कश्मीर हिस्ट्री से है, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द क्रॉनिकल्स ऑफ ह्यून सैंग, eminent Chinese traveler who visited India in 7th century CE, which dynasty ruled Kashmir during the period? सिंपल पूछ रहा है, जब ह्यूनसेंग आया तब कश्मीर में कौन सी डायनास्टी थी? आंसर करो, ह्यूनसेंग के टाइम पे कश्मीर में कौन सी डायनास्टी थी? ऑप्शंस आपके सामने, ए बी सी या डी। आंसर करो। ए कारकोटा है, बी उत्पल है, सी लोहारा है, डी नन ऑफ द अबव। आंसर करो। मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी रूल कर रही थी जब ह्यूनसेंग आए थे कश्मीर चाइना से, और तब रूलर थे दुर्ला बवर्दना। याद रख लेना, दुर्ला बवर्दना आपके फाउंडर भी है कारकोटा डायनास्टी से, और एक बहुत ही जबरदस्त रूलर है कारकोटा डायनास्टी से जिन्होंने बहुत कुछ किया है कश्मीर के लिए। आपका मार्तंड सन टेम्पल उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट कराया है, तो उनका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30 आपका टूरिस्ट प्लेसेस J&K से क्वेश्चन है। विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज बेस्ट नोन फॉर इट्स वुडन आर्किटेक्चर? कौन सा ऐसा प्लेस है जम्मू एंड कश्मीर में जो लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है, वुडन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। आंसर करो। हजरत बल श्राइन, जामा मस्जिद, खानकाई मौला या चारी शरीफ। आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है खानकाई मौला। खानकाई मौला जाना जाता है वुडन आर्किटेक्चर के लिए। तो देखो, जो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है देख लेना, चाहे कश्मीर हो चाहे इंडिया हो, इन पे क्वेश्चन बनेगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 आपका लेक्स ऑफ कश्मीर पे क्वेश्चन है। स्मॉल आइलैंड कॉल्ड ज़र्नलक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ज़ैनुल आबिदीन इन सेंटर ऑफ। आसान सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है ज़र्नलक जो ज़ैनुल आबिदीन ने कंस्ट्रक्ट किया था, ये किस लेक के सेंटर में है? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। डल के सेंटर में है, निगीन, वुलर, मानसर। आंसर करो। आसान सा क्वेश्चन है, इस पे डिस्कस ही क्या करना है ज्यादा। ज़र्नलक आइलैंड है ना, और हर साइड से आपका लेक है। कौन सा लेक है? आंसर करो। तो मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है वुलर लेक। आई होप कि सबने करेक्ट मार्क कर लिया। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रावी रिवर? आपके रिवर्स से क्वेश्चन है, रिवर्स ऑफ J&K से। तो रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है? और आपको रिवर्स के एंशिएंट नेम पता होने चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे है, अस्किनी, परुष्णी, वितस्ता या सूर्यपुत्री। आंसर करो। संस्कृत नेम रावी रिवर का, और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है परुष्णी। रावी को परुष्णी बोला जाता है संस्कृत में। अश्किनी आपके चिनाब का नाम है, वितस्ता आपके जहन्नम का नाम है, और सूर्यपुत्री आपका पृथ्वी को बोला जाता है। तो याद रख लेना ये सारी चीजें, और आपको ये संस्कृत नेम्स पता होने चाहिए। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। विच लेक इज नोन एज हरमुख गंगा? ये भी लेक से क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने, किस लेक को हरमुख गंगा बोला जाता है? डल लेक, गंगबल लेक, मानसबल लेक या वुलर लेक? आंसर करो। हरमुख गंगा। मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है गंगबल लेक। गंगबल लेक को हरमुख गंगा बोला जाता है। गंगबल लेक आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। और गांधरबल को लेक डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है, याद रख लेना। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
आपके आरटीआई एक्ट से क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिसीविंग ए रिप्लाई ऑन फर्स्ट अपील ए सेकेंड अपील कैन बी फाइल्ड इन आरटीआई एक्ट। बोलते जब आपने पहली अपील की और आपको रिप्लाई आ गया, उसके कितने दिनों बाद आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हो आरटीआई एक्ट में। आरटीआई एक्ट देख लेना, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो ए बी सी या डी। सेकंड अपील कितने टाइम के बाद फाइल कर सकते हैं, आंसर करो। आरटीआई एक्ट अच्छे से कर लेना सारे के सारे। मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 90 डेज। तो हम चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। Which body has been established under the Indus Water Treaty to regularly discuss water related disputes? आसान सा क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कौन सी बॉडी बनाई गई ताकि जो वाटर रिलेटेड मसले हैं, डिस्प्यूट्स है, उनको हल किया जाए, उनको डिस्कस किया जाए। तो ऑप्शंस आपके सामने ए बी सी या डी। बताओ कौन सा आंसर है, कौन सा कमीशन है जो बनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, आसान सा है, परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया ताकि जो भी मसले हो, वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो डिस्कस किए जाए, सॉर्ट किए जाए। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अच्छे खासे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए और आई होप आपने बड़े सारे एमसीक्यूज को करेक्ट मार्क किया और सब करेक्ट किए, वही तो ज्यादा अच्छा है। हम तो बस ये चाहते हैं आप सिलेक्शन लो, तो सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है, पढ़ते रहो, रेगुलर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। देखो अभी जो टाइम है ना आपका, बस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का। मॉक्स दो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। हमारा मॉक भी यहाँ पे अभी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, बस 49 में मंजिल भारत का मॉक आपको मिल जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो और देखो आप कहीं से भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्शन लेनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।